तो नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के। यदि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम देने से पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में यदि इन प्रश्नों को आप पहले पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ, जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर लेते और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो याद रखना कैलोरी में ही माप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। ठीक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि किसी चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगाती, जब बस पर हम किसी बैठे हुए हैं, यदि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, तो इसको किस के द्वारा समझाया जा सकता है? तो याद रखना है जो न्यूटन का होता है पहला नियम, न्यूटन का प्रथम नियम होता है, उसी के अनुसार होता है। न्यूटन के जो प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान रहेगी। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब बस चलती है तो बस कंटिन्यू चलती रहती है, तो वहाँ पे हमारे पैर होते हैं वो गतिमान अवस्था में होते हैं बस के साथ, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर होता है वो स्थिर अवस्था में हो जाता है। जब बस में ब्रेक लगते हैं तो हमारा शरीर आगे को झुक जाता है। यही कारण होता है न्यूटन का प्रथम नियम से। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है। तो याद रखना है 1/10 भाग। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां ये कह रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो याद रखना घर्षण की कमी के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो याद रखना पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, और ये कह रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो याद रखना अपकेंद्री बल का एक और उदाहरण होता है वॉशिंग मशीन। जब वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं तो जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों को दीवार की ओर यानी बाहर की ओर फेंकती है तो उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक, अपकेंद्री बल। यदि अंदर की ओर बल लगाए तो उससे क्या होता है अपकेंद्री बल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही, 1/6। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखना है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ये कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं वो किस देश के थे? तो ये जो वैज्ञानिक थे ग्रीस के थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? कुछ भी नहीं, मतलब उतना ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक, उतना ही रह जाएगा, क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा आता है पानी में डूबा रहता है तो पानी का स्तर ऊपर तक होता है और वो घुल जाएगी तो भी उतना ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान सही है? तो याद रखना 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते, क्वेश्चन नंबर 18 एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो याद रखना 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हॉर्स पावर या अश्व शक्ति एक ही बात होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो याद रखना है ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने ये पहले ही बता दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जूल। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमानों में एक ही होंगे, यानी कि उसमें मान समान होगा? तो यहाँ पे याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तापमान और सेल्सियस में समान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक मनुष्य का तापक्रम यदि 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो याद रखना 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध्यत स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 24 निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? याद रखना पारा जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। याद रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा संप्रेषण क्या कहलाता है? तो याद रखना संवहन। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना वाष्पीकरण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक होती है? तो याद रखना जल की ऊष्माधारता सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये इतने सारे नहीं होते, सबको एक साथ गर्म किया जाए तो सबसे देर तक, यानी सबसे देर में जो ठंडा होगा वो सबसे ज़्यादा पानी होगा। सभी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जल को जितनी देर गर्म करने पड़ती है उतनी देर में वो ठंडा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए वाष्पन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 यहाँ लिखा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो याद रखना वाष्पीकरण के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि शिखर पर्वतों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। मतलब चमगादड़ जो होते हैं वो अपने सामने से कुछ तरंगे निकालते हैं, तो उनसे कैसे पता लगता है? आगे यदि दीवार होगी तो वो तरंगे वापस उन्हीं को प्रतिध्वनि कारण उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि आगे दीवार है या आगे कोई प्रतिरोध है, तो उनसे एकदम पास जाते ही वो वहाँ से अपनी दिशा विपरीत कर देते हैं, वहाँ से मुड़ जाते हैं। उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है रात में, फिर भी अपनी प्रतिध्वनि कारण जो तरंगे छोड़ते हैं वो टकरा के वापस आ जाएं तो उन्हें लगता है कि सामने कुछ है, तो इस कारण से वो कभी सामने टकराते नहीं है और उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो याद रखना लोहा में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? याद रखना ध्रुव। अगला क्वेश्चन नंबर 35 ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो याद रखना है परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अभी जो मैंने आपको बताया था, जो परावर्तन होता है कैसे होता है, चमगादड़ जो प्रतिध्वनि को पता लगा लेते हैं तो वो वापस टकरा के आती हैं, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहे पास आती हुई, ये कह रहा है कि पास आती हुई, एक मिनट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होता है, याद सुनना है, क्या था, डॉपलर प्रभाव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक, ध्वनि की वैसे भी सबसे ज़्यादा अधिकतम चाल किस में होती है, लोहे में होती है, ठोस में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देख ले 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो याद रखना मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन 39, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, लगभग इसमें कभी कभी देता है 8 मिनट 15 सेकेंड, कभी कभी स्पष्ट नहीं देता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्लियर एकदम 8 मिनट 16.6 सेकेंड दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे लगा है पानी में डूबी एक छड़ी किस समवर्ती कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है, किस आवृत्ति के कारण है, तो याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संबंधित माध्यम युग में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किस किरण क्या करती है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा परावर्तन करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो याद रखना है प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, जो पीछे आती है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या कहता है, जो प्रतिबिंब होता है उससे छोटा बनाता है, यानी पीछे कितनी बड़ी वस्तु आती हो तो उस दर्पण में दिखाई दे जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे, तो वही जो ऑप्शन अभी जो प्रश्न था उसी प्रकार से रिलेटेड आ गया, कुछ दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तो इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनते, यानी समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुका देता है और उनके बीच में खड़ा होता है, तो उनके बीच उस व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो याद रखना है उसका प्रतिबिंब एक फार्मूला होता है, लिख लिए 360 डिग्री अपॉन जो थीटा है वो कितना दिया, 60 अंश दिया है, और -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये काटेंगे तो हो जाएगा 6 और -1 इक्वल हो जाएगा 5, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक, 47 में क्या कह रहे हैं, 47 है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, समांतर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, याद रखें लाल और हरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कैमरा जो था उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये कहता है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो याद रखना है कॉर्निया को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो याद रखना है मायोपिया। ठीक, मायोपिया ये रोग से ग्रसित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं, तो ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश तरंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
ये क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष मतलब निकट जो दोष होता है वही दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, हमें दूर की वस्तु देखनी है। दूर की वस्तु देखने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है, अवतल। लेकिन इन ऑप्शन में अवतल लेंस एक भी नहीं है, लेकिन इसे हम इंग्लिश में देखो लिख सकते हैं कनकेव। कनकेव मीन्स होता है अवतल लेंस। और यहाँ पे इसका एक हिंदी और शब्द दूसरा दिया है नतोदर। तो आपको याद रखना नतोदर होता है अवतल लेंस और जबकि उन्नतोदर होता है उत्तल। तो यहाँ पे इंग्लिश आपको याद रखनी है कनकेव मीन्स होता है अवतल और कन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल लेंस। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है इसलिए इसे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे अधिक होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को क्यों होती है, क्योंकि इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और जो कर्क रेखा थी सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, अविद्युतता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखना है सिलेंडर या बेलनाकार जो होता है लेंस उसका प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार जो लेंस होता है सिलेंडरी लेंस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अविद्युतता रोग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु होती है वो रेटिना पर स्पष्ट नहीं फोकस हो पाती है। ठीक, और यहाँ पे जो आपकी कॉर्निया होती है वो स्पष्ट रूप से गोल नहीं होती है, तो तब ये दोष होता है उस व्यक्ति की आंख में। ठीक, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, सिलेंडरी लेंस का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, चांदी से सर्वाधिक विद्युत का चालक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, अर्ग। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम का परिभाषित ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो याद रखना है धारा और वोल्टा दोनों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो याद रखना है टंगस्टन का बना होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 6500 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है कि यदि स्थिर वैद्युत अविक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। याद रखना वायु प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो याद रखना जो ऑक्सीजन होती है वो अनुचुंबकीय होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो याद रखना दक्षिण से उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। तो याद रखना समस्थानिक कहलाते हैं। अगर जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोटॉन की संख्या समान है तो यहाँ पे समस्थानिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो यहाँ पे याद रखना जर्कोनियम अनिवार्य रूप से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो याद रखना यूरेनियम द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक, यूरेनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी, एक्स किरणों का
जो उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 74। ये कह रहा है कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अतिचालकता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब प्लवन का नियम। प्लवन का नियम या प्लवन का सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना इसकी खोज की थी आर्किमिडीज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है कि एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट राइट ब्रदर्स ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है कि इसके जरिए जब हमारे हृदय, दिल या फेफड़ों में जो आवाज़ होती है उसको सुना जाता है। तो ये क्या होता है? स्टेथोस्कोप द्वारा ही सुना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 78 कह रहे हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सोनार का। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। ये कहता है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखना स्ट्रेटोस्कोप द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 का कूलिज नलका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणों के लिए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना परमाणु घड़ियों का। इसके बाद क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है किसी निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो याद रखना बी द्रव्यमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती? तो याद रखना जो बल होता है उसकी न्यूटन मीटर नहीं होती, बल्कि बल का मात्रक या बल की इकाई न्यूटन होती है। ओनली न्यूटन मीटर नहीं होती। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि ताकि वह अधिकतम दूर तक जा सके? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 36 से 45 डिग्री का कोण हो, तो उस दिशा में यदि बॉल या गेंद को मारेंगे तो सबसे अधिक दूरी पर जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो याद रखना पारा ऊष्मा का बहुत ज़्यादा अच्छा चालक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो याद रखना 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ कह रहा है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 कैलोरी के बराबर होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सोनार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 91। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी परावैल्यिक दर्पणों का। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उनके बीच प्रतिबिंब कितना बनता है? तो याद रखना 90 अंश बनता है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे हैं, इन्हें यदि किसी थीटा पर घुमा देते हैं तो उनके अनुसार एक फार्मूला के अनुसार निकालते हैं, उतने दर्पण बनते हैं। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? सीधे दो समांतर समतलों को एक बीच में दो दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख देते हैं। इन जो दर्पणों पे है, ये दर्पण है, इनको किसी भी थीटा कोण पर नहीं घुमाया है। ठीक, इसलिए प्रतिबिंब कितने बने? अनंत बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 93। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस व्यक्ति को
कौन सा दोष किस दोष से पीड़ित हो? याद रखना, दूरदृष्टि। कैसा? दूरदृष्टि मतलब 1 मीटर से कम की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पा रहा है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट देख पा रहा है तो वही जो जहाँ जिस यदि पास की वस्तु देखता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, यदि दूर की वस्तु देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष। लेकिन निकट की वस्तु यहाँ पे देख नहीं पा रहा है लेकिन दूर की देख सकता है, तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रकार में कांचों में कौन सा परावैंगनिक किरणों को विक्षेपण करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रूप कांच होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो याद रखना, कांच, क्योंकि निर्वात में सबसे अधिक होती है, जबकि कांच जो ठोस होता है वो कांच में सबसे धीमी होती है। ठीक, न्यूनतम होती है, जबकि निर्वात में सबसे तेज गति सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है कि विकिरण की कर्ण की प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा या किससे की जाती थी? याद रखना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सिलीनियम। अगला क्वेश्चन है कि चालक अगला क्वेश्चन है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी दाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो याद रखना, देखो, बुलाने की घड़ी का पंखा में तो और होता ही है, आपको पता है चुंबक होता है, धुलाई वाली मशीन में भी होता है, लेकिन तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों में इसका आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ देखते हैं 100। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल T2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंदक के रूप में। तो आई होप की वीडियो को पसंद आई होगी, इसमें सारे जो प्रश्न थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आज आपके लिए सारे जो एग्ज़ाम होते हैं बीएससी के, तो उनके लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए आपके लिए मैं छाट के लाता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।